classroom. I am Mrs. Vandana Gamne from Hindi Madhyamik Vidyalaya Nasik. Today we are understanding the last lesson of the second unit, World Heritage. We have already studied the first part of this lesson. We know that what is a World Heritage. कल हम लोगों ने देखा कि वर्ल्ड हेरिटेज क्या होते हैं वर्ल्ड हेरिटेज कि ऐसी जगह कि जिसे संरक्षित किया जा रहा है जागतिक लेवल पर। क्यों? क्योंकि वो मानवीय विकास में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका उन्होंने बजाई है और आगे भी वो जतन करके रखेंगे तो आगे आने वाली विरासत के लिए हम लोग उसे दिखा सकते हैं कि कैसी कितनी इम्पॉर्टेंट चीज़ें इतिहास में हो चुकी हैं। तो इसके लिए वर्ल्ड हेरिटेज साइट जो है वो संरक्षित की जाती है किसके द्वारा? यूनेस्को द्वारा। तो वो किस प्रकार से उसे संरक्षित क्यों किया जाता है, वो किस प्रकार की साइट्स होती है, वो कल हम लोगों ने देखा। आगे क्या होने जा रहा है हम लोग आज के पार्ट में देखने जा रहे हैं। तो देख रहे हैं ये चित्र आप देख रहे हो वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स का चित्र है। आज हम लोग नेक्स्ट पार्ट पे पेज नंबर 75 और 76 पे क्या होने जा रहा है वो देखने जा रहे हैं। फर्स्ट वी आर गोइंग टू रीड द थर्ड पैराग्राफ ऑफ द लेसन, हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स। हिस्ट्री मतलब इतिहास। वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स का इतिहास क्या है वो हम लोग देखने जा रहे हैं। Although the idea of protecting cultural and natural heritage sites around the world began in early 20th century, momentum for its actual creation was not until the 1950s. In 1954, Egypt started plans to build the Aswan High Dam to collect and control water from the Nile River. The initial plan for the dam's construction would have flooded the valley containing the Abu Simbel's temple and score of ancient Egyptian artifacts. तो देखो बच्चों, हिस्ट्री क्या है? हिस्ट्री मतलब इतिहास क्या है वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स का। विश्व वारसा जो जागतिक वारसा की जो जगह है उसका इतिहास क्या वो देखने जा रहे हैं। Although the idea of protecting cultural and natural heritage sites around the world began in early 20th century. Early 20th century मतलब 20th century के शुरू में। The concept just began. What is that concept? To protect the natural and cultural sites, heritage sites. Natural and cultural heritage sites को विरासत में जो मिली हमें जगह है उनको प्रोटेक्ट करने की जो कंसेप्ट थी, आइडिया मतलब कंसेप्ट, जो कल्पना थी, इट हैड जस्ट बिगैन इन अर्ली 20th century. 20th century के शुरू में वो बिगिन हुई थी। बट मोमेंटम फॉर इट्स एक्चुअल क्रिएशन वॉज नॉट अंटिल द 1950s. लेकिन उसका जो मोमेंटम हुआ, मोमेंटम मतलब बढ़ावा, वो आगे चली गई। कब चली? शुरुआत को, एक्चुअल शुरुआत जो है क्रिएशन मतलब वो जो प्रोटेक्शन का कार्य जो है, क्रिएशन मतलब शुरुआत कि कब हुई? अंटिल द 1950s. 1950 तक कुछ भी नहीं हुआ था। अर्ली 20th century के शुरू में ही ये कंसेप्ट आगे आई थी, लेकिन उसकी मोमेंटम जो था, मोमेंटम मतलब उस कंसेप्ट को आगे बढ़ाकर 1950 तक कोई भी लेकर नहीं गया था। लेकिन ऐसा कुछ तो भी हुआ। वाई दिस कंसेप्ट जस्ट स्टार्टेड गोइंग ऑन। तो वो क्या हुआ वो हम लोग देखते हैं। इन 1954 Egypt started a plans to build the Aswan High Dam to collect and control water from the Nile River. ये कब की बात है? इन 1954 इजिप्ट स्टार्टेड, इजिप्ट नाम की कंट्री जानते हैं ना, मिस्र। इट स्टार्टेड प्लान्स टू बिल्ड द आसवान हाई डैम। उन्होंने एक प्लान बनाया था। क्या प्लान था? टू कलेक्ट एंड कंट्रोल वाटर फ्रॉम द नाइल रिवर। नाइल नाम की जो रिवर है, नाइल नदी जानते हैं ना, नील नदी, दुनिया की सबसे बड़ी नदी जिसे हम लोग मानते हैं, नाइल नदी है। इस पर एक आसवान हाई डैम बनाने का, आसवान नाम का हाई डैम, डैम मतलब जिसमें पानी कलेक्ट किया जाता है, ऐसा डैम बनाने का प्लान किसने बनाया? इजिप्ट ने बनाया। क्योंकि नेचुरल है, इतने सारी नदी का बहुत बड़ा पानी था और बाजू की खेती को मिलना चाहिए, ये सोचकर इजिप्ट ने एक प्लानिंग बनाया था कि आसवान नाम का डैम बनाने का। द इनिशियल प्लान फॉर द डैम्स कंस्ट्रक्शन वुड हैव फ्लडेड द वैली containing the Abu Simbel's temple and scores of ancient Egypt artifacts.
ये जो इनिशियल प्लान था, इनिशियल मतलब शुरू का प्लान क्या था, जब डैम, इफ डैम वुड बी कंस्ट्रक्टेड, अगर डैम कंस्ट्रक्ट होता तो इसका नतीजा क्या होता है, इट वुड हैव फ्लडेड द वैली, ये पूरी वैली को एक फ्लड में डाल देता। फ्लड मतलब क्या, बाढ़ आ जाती पूरे पूरे क्षेत्र में, पूरे नीचे के क्षेत्र में, वैली के नीचे के क्षेत्र में ही क्या हो जाता है, बाढ़ आती है। और उस बाढ़ में क्या हो जाता, क्या निकल जाता, अबू सिम्बल्स के जो टेम्पल थे, अबू सिम्बल के वहाँ के जागतिक वारसा के जो टेम्पल्स थे, टेम्पल्स मतलब मंदिर थे, वो मंदिर और स्कोर्स ऑफ एंशियंट इजिप्शियन आर्टिफैक्ट्स, स्कोर्स ऑफ मतलब बहुत बड़ी मात्रा में वहाँ पे एंशियंट मतलब बहुत ही प्राचीन इजिप्ट के आर्टिफैक्ट्स बने हुए थे। आर्टिफैक्ट्स मतलब मानवीय हाथों से जो चीज़ें बनाई जाती है उसे क्या कहते हैं, आर्टिफैक्ट्स कहते हैं। तो ये सब चीज़ें जो वैली में बनाए गए थे, जो सारे निचले भाग में बनाए गए थे, वो सारे क्या हो जाते, फ्लड में बह जाते, मतलब बाढ़ में बह जाते। अगर एक्चुअल प्लान, इनिशियल प्लान जो शुरू में इजिप्ट में जो प्लान बनाया था, वो प्लान के अनुसार ये सब कुछ चलता तो इस पार्ट में हम लोगों ने क्या देखा है समझ में, although the idea of protecting the cultural and natural heritage site was begin around the early 20th century. Actually ये plan जो था, it started around the early 20th century, लेकिन इसकी जो मोमेंटम जो थी और एक्चुअल क्रिएशन जो था वो कब शुरू हुआ, until 1950 तक हुआ ही नहीं था। But what happened in 1954? Something happened in 1954, and what was that event? Egypt ने क्या किया था, Egypt started a plan to build the Aswan High Dam to collect and control the water from Nile River. Nile River से उनको क्या करना था, वाटर कलेक्ट और कंट्रोल करना था। तो उनका इनिशियल प्लान क्या था कि डैम कंस्ट्रक्ट करने के लिए उन्होंने जो इनिशियल प्लान लिया था, तो इसकी वजह से टोटल वैली ही फ्लड में निकल जाती, मतलब पूरी वैली में क्या आ जाती, बाढ़ आ जाती। और वैली में क्या था, व्हाट वाज इम्पॉर्टेंट इन वैली, देयर वाज अबू सिम्बल्स टेम्पल एंड देयर वर सो मेनी और स्कोर्स ऑफ एंशियंट इजिप्शियन आर्टिफैक्ट्स, बहुत सारे अबू सिम्बल के टेम्पल्स थे और जो मैन मेड हाथों से बनी हुई इजिप्शियन संस्कृति की बहुत सारी चीज़ें थी, वो सारी की सारी उस डैम के कंस्ट्रक्शन में बह जाती। तो ये एक्चुअल प्लान था। अब आगे क्या होता है हम लोग आगे के इसमें देखते हैं। इस पार्ट में हम लोग पढ़ते जा रहे हैं, देखो पहले इस पार्ट को देखते हैं। टू प्रोटेक्ट द temples and artifacts, UNESCO launched an international campaign in 1959 that called for the dismantling and movement of the temples to higher ground. The project cost an estimated US $80 million, 40 million of which came from 50 different countries. Because of the project's success, UNESCO and the International Council on Monuments and Sites initiated a draft convention to create an international organization responsible for protecting cultural heritage. अब इस पार्ट में क्या होता है ज़रा ध्यान दीजिए। अभी तक हम लोगों ने पहले पार्ट में देखा कि इजिप्ट ने आसवान डैम बनाने के लिए जो इनिशियल प्लान था उसके अनुसार अबू सिम्बल के टेम्पल्स और सारे आर्टिफैक्ट्स क्या हो जाते, फ्लड हो जाते, पूरी वैली फ्लड में चली जाती। तो उसे प्रोटेक्ट करना था। टू प्रोटेक्ट द टेम्पल्स एंड आर्टिफैक्ट्स, वो सारे टेम्पल्स जो थे, टेम्पल्स मतलब मंदिर, ये सारे मंदिर जो थे वो मंदिर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए, प्रोटेक्ट मतलब बचाने के लिए, और आर्टिफैक्ट्स मतलब मानव ने बनाई हुई चीज़ों को बचाने के लिए यूनेस्को लॉन्च्ड एन इंटरनेशनल कैंपेन। यूनेस्को ने एक कैंपेन लॉन्च किया। लॉन्च करना मतलब प्रारंभ करना, यहाँ पे लॉन्च शब्द दिख रहा है। यूनेस्को द्वारा एक कैंपेन का प्रारंभ किया। अब इंटरनेशनल कैंपेन का मतलब क्या होता है, एक जागतिक अभियान, कैंपेन मतलब अभियान, एक जागतिक अभियान को उन्होंने आरंभ किया। किसने किया, यूनेस्को ने किया। किस लिए किया, यूनेस्को लॉन्च्ड एन इंटरनेशनल कैंपेन टू प्रोटेक्ट द टेम्पल्स एंड आर्टिफैक्ट्स ऑफ द इजिप्ट। इजिप्ट के सारे आर्टिफैक्ट्स और टेम्पल्स को बचाने के लिए एक जो कैंपेन है, अभियान, वो यूनेस्को ने लॉन्च किया। तो वो क्या था देखो, इन 1959 that called for the dismantling and movement of the temples to higher ground। देखो कितना डिफिकल्ट
काम किया है देखो, क्योंकि वो जागतिक विरासत थी ना, कौन सी, अबू सिम्बल के टेम्पल्स और आर्टिफैक्ट्स, तो उन्हें बचाने के लिए एक यूनेस्को ने प्लान बनाया। वो प्लान के अनुसार 1959 में दैट कॉल्ड फॉर द डिसमेंटलिंग एंड मूवमेंट। डिसमेंटलिंग करना मतलब क्या, स्थलांतर करना या फिर पुलिंग डाउन, जिसे हम लोग कहते हैं ना, वहाँ से उठाना और दूसरी जगह पे रखना। तो डिसमेंटलिंग एंड मूवमेंट ऑफ द टेम्पल्स टू हायर ग्राउंड, नीचे से सारे टेम्पल्स को और आर्टिफैक्ट्स को उठाकर हायर ग्राउंड पे, ऊपर वाले जगह पे रख दिया। रखने का जो ओरिजिनल प्लान था, वो कब उन्होंने वो प्लान अनाउंस किया, 1959 में। द प्रोजेक्ट कॉस्ट एन एस्टिमेटेड $80 मिलियन। कितने उस प्रोजेक्ट की कॉस्ट क्या थी, एस्टिमेटेड मतलब लगभग, एस्टिमेट मतलब लगभग, जिसे हम लोग अनुमानतः कहते हैं ना, उसे एस्टिमेटेड कहते हैं। वो यूएस कितने यूएस डॉलर थी, $80 मिलियन। 80 करोड़ रुपए जो थे, यूएस डॉलर जो थे, वो उसके लिए उतना खर्चा आने वाला था। उनमें से $40 मिलियन जो थे, ऑफ विच केम फ्रॉम 50 डिफरेंट कंट्रीज। अब यूनेस्को के जो भी सहभागी कंट्रीज थे 50, उनमें से 50 कंट्रीज ने, 50 देशों ने $40 मिलियन जो है उतनी अमाउंट क्या कर ली, इकट्ठा कर ली। अब $40 मिलियन तो इजिप्ट ने भी खर्च कर लिए, क्योंकि 80 मिलियन का था। तो इतना सारा खर्चा किसने मदद की, बाकी अलग अलग से देशों ने मदद की। क्यों मदद की, बिकॉज दे हैव टू प्रोटेक्ट द टेम्पल्स एंड आर्टिफैक्ट्स। आर्टिफैक्ट्स और टेम्पल्स को उन्हें क्या करना था, बचाना था। बिकॉज ऑफ द प्रोजेक्ट सक्सेस, तो ये क्या था, प्रोजेक्ट का सक्सेस था। UNESCO and the International Council on Monuments and Sites initiated a draft convention to create an international organization responsible for protecting cultural heritage. पूरा बहुत बड़ा सेंटेंस है, हम लोग शॉर्ट में समझने की कोशिश करेंगे। बिकॉज ऑफ द प्रोजेक्ट सक्सेस, ये तो सक्सेसफुल हो गया ना ये प्रोजेक्ट। यूनेस्को एंड द इंटरनेशनल काउंसिल ऑन मॉन्यूमेंट्स एंड साइट्स, इंटरनेशनल जो काउंसिल समिति थी ना, जो साइट्स को बचाने वाली समिति थी, और यूनेस्को, ये दोनों इकट्ठा आए और दे इनिशिएटेड अ ड्राफ्ट कन्वेंशन। उन्होंने एक इनिशिएट की, मतलब शुरुआत की, किसकी, एक ड्राफ्ट कन्वेंशन किया। ड्राफ्ट कन्वेंशन मतलब एक मसूदा तैयार किया, लिखित रूप से, जो एक कॉन्ट्रैक्ट जिसे हम लोग कहते हैं, उस प्रकार से एक मसूदा तैयार किया। टू क्रिएट एन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, कि जिसके द्वारा एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन शुरू की जा सकती है। इंटरनेशनल मतलब जागतिक रूप का एक संगठन, ऑर्गेनाइजेशन मतलब संगठन किया जा सकता है, कि जो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल रहेगा, जिम्मेदार रहेगा, फॉर प्रोटेक्टिंग कल्चरल हेरिटेज। जो कल्चरल हेरिटेज को, कल्चरल मतलब सांस्कृतिक वारसा जो होता है हमारा, विरासत होती है, उसे बचाने का कार्य करेगा। ऐसी क्या बनाया, एक मसूदा बनाया। आया समझ में इन 4 लाइन में क्या किया। इस प्रोजेक्ट का सक्सेस देखकर यूनेस्को और जो इंटरनेशनल काउंसिल थी साइट्स को बचाने की, उन्होंने एक मसूदा तैयार किया, और उस मसूदा के अनुसार उन्होंने एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन तैयार की, एक संगठन तैयार किया, कि जो संगठन क्या कर सकता है, कि कल्चरल साइट्स को बचाने का कार्य कर सकता है। तो ये सारा कार्य की इस प्रकार से शुरुआत कैसे हुई, समझ में आया। हम लोग शॉर्ट में देखेंगे। इस पैराग्राफ में हम लोगों ने क्या देखा, कि ओरिजिनल प्लान के अनुसार इजिप्ट के नाइल नदी पर उन्होंने जो आसवान डैम बनाने वाले थे, इट मस्ट हैव फ्लडेड द होल वैली, उस पूरी वैल्यू को वो फ्लड में लेके जाती, और उसका नतीजा क्या आता, इट में फ्लडेड द अबू सिम्बल टेम्पल एंड सो मैनी आर्टिफैक्ट्स को भी, और अबू सिम्बल के टेम्पल्स को भी वो क्या करते, बहाकर लेके जाते। बट टू प्रोटेक्ट ऑल दिस टेम्पल्स एंड आर्टिफैक्ट्स, इनको प्रोटेक्ट करने के लिए यूनेस्को लॉन्च्ड एन इंटरनेशनल कैंपेन, यूनेस्को ने एक इंटरनेशनल कैंपेन अरेंज किया, और उसका उद्देश्य क्या था, डिसमेंटलिंग एंड मूवमेंट ऑफ द टेम्पल्स टू हायर ग्राउंड। ये सारे जो थे टेम्पल्स जो थे, आर्टिफैक्ट्स थे, उनको डिसमेंटल करना, मतलब उस जगह से उठाना, पुलिंग डाउन करना और दूसरी जगह पे स्थलांतरित करना। तो ये बहुत बड़ा काम था। तो ये पूरा प्रोजेक्ट किसने अरेंज किया, यूनेस्को द्वारा किया गया। और इस प्रोजेक्ट का टोटल एस्टिमेट जो था वो कितना था, $80 मिलियन था।
80 मिलियन US डॉलर था, अमेरिकन करेंसी में 80 मिलियन था, और उनमें से जो 40 मिलियन डॉलर जो अमाउंट थी वो किसने जमा की? 50 देशों ने, 50 डिफरेंट कंट्रीज़ ने वो जमा की। अब देखो कि अगर इजिप्ट ने वो पूरा के पूरा प्रोजेक्ट अपने हिसाब से किया होता, तो ये जो हमारी विरासत थी, अबू सिम्बल के टेम्पल और बहुत सारे आर्टिफैक्ट्स जो हमारी प्राचीन इजिप्शियन संस्कृति की देन थी, वो तो पानी में बह जाती ना। तो उसे बचाने का कार्य किसने किया? यूनेस्को ने किया। और यूनेस्को ने उसे बचाने के लिए बहुत सारे देशों का सहकार्य लिया, 50 देशों ने उसे बहुत सारी मदद की। तो इसकी इस तरह, क्योंकि एक देश को तो वो संभव नहीं था, तो ये सारा इंटरनेशनल संगठन द्वारा ये इसकी मदद की। तो ये क्या था? इट वाज द फर्स्ट सक्सेस। और इस सक्सेस की वजह से क्या हुआ कि यूनेस्को और जो इंटरनेशनल काउंसिल थी ना साइट्स को बचाने वाली, तो दे हैव मेड अ ड्राफ्ट कन्वेंशन। उन्होंने एक क्या बनाया? ड्राफ्ट कन्वेंशन किया। मतलब क्या? एक मसूदा तैयार किया। कि क्या, किस बात का मसूदा था? टू क्रिएट एन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, कि उसके अनुसार एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन तैयार हुई। और ये ऑर्गेनाइजेशन क्या हो सकती है? इट वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोटेक्टिंग द कल्चरल हेरिटेज। और ये इसने किसको प्रोटेक्ट करने का काम किया? तो कल्चरल हेरिटेज को प्रोटेक्ट करने का ये काम करेगी, इस तरह से तय था। तो क्या देखा इस पार्ट में हम लोगों ने? समझ में आया कि ये जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स को प्रोटेक्ट करने का काम जो था, वो अर्ली 20th सेंचुरी तक किसी के सिर्फ मन में था। लेकिन एक्चुअल वो कब हुआ? जब इजिप्ट ने आसवान धरण का आसवान डैम बनाने की योजना की, और उसमें जब अबू सिम्बल के टेम्पल्स और आर्टिफैक्ट्स जो मैन मेड चीज़ें थी वो सब बह जाने वाली थी, तब जाके यूनेस्को ने एक कैंपेन अरेंज किया, और जिसके अनुसार इन सबको डिसमेंटल करके बचाया गया। और तब जाके एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन स्थापित की गई कि जो कल्चरल हेरिटेज को प्रोटेक्ट की जा सकती थी। तो ये किस प्रकार से हुआ हम लोग आगे देखते हैं। आप देख सकते हैं चित्र में ये दिख रहा है आसवान हाई डैम, दिख रहा है ना? आसवान बहुत बड़ी नील नदी है ना अपनी इजिप्ट की, तो इस नील नदी पे ये सबसे दुनिया का सबसे बड़ा डैम है, ये आसवान डैम है। इस डैम को बनाने के लिए सारे अबू सिम्बल के टेम्पल भी बह जाते और सारे आर्टिफैक्ट्स भी बह जाते, लेकिन उनको सारा यूनेस्को द्वारा ऊपर उठा लिया गया और फिर उसके बाद ये डैम बना। ये देखो, यू कैन सी दिस इज़ द पिक्चर ऑफ अ नील रिवर, नाइल रिवर इट इज़ इन इजिप्ट। इजिप्ट में जो नाइल रिवर है, इसकी वजह से ये देखो आजू बाजू का सारा परिसर क्या है? हरा भरा है, क्योंकि यहाँ का पानी उठाकर आसवान डैम में डाला गया, और वो साल के 12 महीने में भी इस प्रदेश को क्या करता है? हरा भरा रख सकता है। दिस इज़ वैली, ये इजिप्ट की वैली है। इसमें बहुत सारे क्या थे? अबू सिम्बल के टेम्पल्स और आर्टिफैक्ट्स थे। अगर ओरिजिनल प्लान के अनुसार जाते तो ये सारे वैली के, ये सारा वैली जो है वो बह जाती, किसके पानी में? नील नदी के पानी में सब कुछ बह जाती। हाँ, दिस इज़ द पिक्चर ऑफ अबू सिम्बल्स टेम्पल। तो अबू सिम्बल मैं अभी डिटेल्स में नहीं बताऊंगी, फिर कभी बताऊंगी, क्योंकि इसका भी बहुत बड़ी इम्पोर्टेंस है ऐतिहासिक। ये अबू सिम्बल के एक प्रॉपर डिज़ाइन है, इस प्रकार की डिज़ाइन के जो सारे टेम्पल्स इसी प्रकार के टेम्पल्स बने हैं। तो इन टेम्पल्स को बचाने का काम, ये हमारी विरासत है, तो इसे बचाने का कार्य किसने किया है? यूनेस्को द्वारा हुआ है। और ये सब क्या है? इजिप्शियन आर्टिफैक्ट्स है। आर्टिफैक्ट्स मतलब हाथ से बनी हुई चीज़ें, इजिप्शियन संस्कृति के देख रहे हैं, और ये सारी हाथ से बनी हुई चीज़ें। तो ये सब क्या थी? वैली में थी। तो अगर आसवान डैम बनता तो ये सारी चीज़ें क्या बन जाती? ये पानी के साथ बह जाती। तो इन सबको बचाने का कार्य किसने किया है? किसके द्वारा? और ये सारे क्या है? मानूमेंट्स है। मानूमेंट्स मतलब ये सारे क्या कहते हैं, आपसे चित्र में देख सकते हैं आप, मुझे डायरेक्टली वर्ड नहीं अभी याद आ रहा है। हाँ, तो इन मॉन्यूमेंट्स को बचाने का कार्य कौन करता है? यूनेस्को करती है। तो बच्चों, आज के पार्ट में हम लोगों ने क्या देखा कि इजिप्ट नदी पर जो आसवान धरण
या डैम का निर्माण किया गया, तब जाके यूनेस्को ने वहाँ के अबू सिम्बल के टेम्पल्स और आर्टिफैक्ट्स को बचाने के लिए सबसे पहली बार इंटरनेशनल तैयार किया, मसूदा तैयार किया, और उसके अनुसार वर्ल्ड हेरिटेज को साइट्स को बचाने के लिए टोटल प्लानिंग तैयार हुआ। आगे क्या हुआ हम लोग नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।